आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक प्लूरल इफ्यूजन है। कल हमने पढ़ा था न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या हुआ था? जो प्लूरल कैविटी होती है, जिसको प्लूरल स्पेस भी कहते हैं, उसके अंदर ईयर जमा हो गई थी, तो वो न्यूमोथोरैक्स था। आज है प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। आवाज सही आ रही है ना? यस सर। यस सर, सही है। तो प्लूरल इफ्यूजन की डिफिनीशन क्या होगी कि एबनॉर्मल या मोर देन नॉर्मल, या हम इसको एक्सेसिव भी कह सकते हैं, accumulation ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस which is also known as pleural cavity। तो देखो, प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली फ्लूइड मौजूद होता है। कितना मौजूद होता है? तकरीबन 5 से 15 ml जो है फ्लूइड ये मौजूद होता है। नॉर्मली 5 to 15 ml of the fluid is present in the pleural cavity। अब ये फ्लूइड कहाँ से आता है? ये फ्लूइड आपके जो लंग्स हैं, अगर आप लंग्स को देखो तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि लंग्स को डायरेक्टली किसने कवर किया हुआ है? ये जो लेयर है, ये कौन से फ्लूरा की है? इसको कौन सा फ्लूरा कहते हैं? विसिरल जी सर। फ्लूरा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो कैविटी है, ये ये क्या है? ये पेराइटल फ्लूरा है। और इसके बाद फिर चेस्ट वॉल होती है, जिसके अंदर रिब्स मौजूद होती है। ठीक है। तो जो आपका पेराइटल फ्लूरा है, उस पेराइटल फ्लूरा के अंदर ये जो है, ये ये आपकी क्या है? ये कैपिलरी है, ये। ठीक है। आवाज सही आ रही है? यस सर, क्लियर है। ये माइक सर। अपना। ठीक है। तो ये जो कैपिलरी जो पेराइटल फ्लूरा के अंदर मौजूद होती है, अगर मैं रफली इसको ड्रा करूँ इस साइड पे, तो लेट्स से ये आपके पास लंग्स है। ये लंग्स को जस्ट कवर किया हुआ है, लेट्स सपोज, विसरल फ्लूरा ने। ठीक है। विसरल फ्लूरा के बाद एक खाली जगह है, स्पेस है, जिसको हम फ्लूरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद दूसरे साइड पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पेराइटल फ्लूरा है। ठीक है। और पेराइटल फ्लूरा के बाहर क्या मौजूद है? पेराइटल फ्लूरा के बाहर जो है चेस्ट वॉल। अब ये जो दरमियान में कैविटी बनी, ये कैविटी क्या है? ये प्लूरल कैविटी। ठीक है। ये दरमियान में प्लूरल कैविटी। अब देखो, ये जो ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर में क्या है? पेराइटल फ्लूरा है ना। तो इस पेराइटल फ्लूरा के अंदर होती है कैपिलरी। मैं वो कैपिलरी रेड कलर में ड्रा करता हूं। ये यहाँ पे इस तरह कैपिलरी मौजूद है। ठीक है। पेराइटल फ्लूरा के अंदर जो कैपिलरीज हैं, लेट्स सपोज अगर मैं ये कैपिलरी ड्रा करूं, तो ये कैपिलरी है। इस कैपिलरी से कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत फ्लूइड फिल्टर होके बाहर जा रहा होता है, यानी थोड़ा बहुत फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर आ रहा होता है। समझ आई यहाँ तक? यस सर। अब देखो, इसी पेराइटल फ्लूरा में एक और किस्म के वेसल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक्स। क्या कहते हैं हम इसको? लिम्फेटिक्स। मैं जरा इसको नीचे तक ले आऊं, तो ये आपके पास लेट सपोज लिम्फेटिक्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक्स। ठीक है। तो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है, ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? पेराइटल फ्लूरा में जो कैपिलरीज मौजूद थी, उन कैपिलरीज से लीक आउट होके फ्लूइड प्लूरल कैविटी में आ रहा है। और यहाँ से ये फ्लूइड आता आता फिर किधर जाता है? यहाँ से आता आता ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है लिम्फ वेसल्स के जरिए से।
तो कंटिन्यूअसली अभी भी मेरे जिस्म के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो प्लूरल कैविटी है, उस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड थोड़ा थोड़ा आ रहा है कैपिलरी से, और प्लूरल कैविटी में आ रहा है, और फिर प्लूरल कैविटी से थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है थ्रू लिम्फेटिक। यहां तक समझ आई? Yes, sir. Yes. तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होता है हर टाइम, इसकी मिकदार क्या होती है जो कि नॉर्मल इंसान में मौजूद होती है? ये क्या होती है नॉर्मली? ये 5 से 15 ml होता है। So normally 5 to 15 ml of the fluid is present in the pleural cavity. It is continuously produced by the capillaries of the parietal pleura, and it is continuously drained by the lymphatics of the parietal pleura. यहाँ तक समझ आई? Yes, sir. अब देखो ये अमाउंट अगर 15 ml से ज्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इस बंदे को क्या हो गया है? अब ये नॉर्मल नहीं है, अब इसको हम कहते हैं कि इसको प्लूरल इफ्यूजन हो गया है। तो इफ द अमाउंट एक्सीड द नॉर्मल अमाउंट, यानी जब नॉर्मल अमाउंट से ये अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं इस बंदे को प्लूरल इफ्यूजन हो गई है। यहां तक समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो डायग्राम अभी मैंने आप लोगों के सामने ड्रा की, इसी डायग्राम का बड़ा वर्जन जो है वो ये है। ठीक है, बड़ा वर्जन इसका ये है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये आपके पास क्या है? पेराइटल फ्लूरा के अंदर मौजूद कैपिलरीज है, इनसे ये लिम्फ, ये जो है फ्लूइड जो है ये लीक होके कैविटी के अंदर आ रहा है, और यहाँ से जा किसके थ्रू रहा है? लिम्फेटिक्स के जरिए से। लिम्फेटिक्स मीन लिम्फ वाले वेसल, तो इनके थ्रू जा रहा है। ये लिम्फेटिक्स रिब्स के साथ भी मौजूद होते हैं जिनको हम कोस्टल लिम्फेटिक्स कहते हैं, नीचे डायफ्राम के साथ भी मौजूद होते हैं जिनको हम डायफ्रामेटिक लिम्फेटिक्स कहते हैं, इधर मीडियास्टिनम वाली साइड पे मौजूद होते हैं जिसको मीडियास्टिनम। ये प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को निकाल रहे होते हैं। समझ आइए यहाँ तक? Yes, sir. अब देखें, जब यहाँ पे नॉर्मल से मिकदार ज्यादा होगी फ्लूइड की तो हम कहेंगे कि इस बंदे को प्लूरल इफ्यूजन हो गई है। अब ये प्लूरल इफ्यूजन की ग्रेडें हैं कि कितना अमाउंट मौजूद है फ्लूइड का, ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड। मिसाल के तौर पर अगर तो ये जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर जमा हुआ है ये 200 ml से कम हो तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा प्लूरल इफ्यूजन है? मिनिमल प्लूरल इफ्यूजन। अगर फ्लूइड जो है वो 200 से 250 ml तक हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा प्लूरल इफ्यूजन है? Mild. माइल्ड। और अगर 500 ml से फ्लूइड ज्यादा एक्युमुलेट हो जाए प्लूरल कैविटी में तो हम कहेंगे कि ये मॉडरेट है। और अगर 1000 ml से भी ज्यादा एक्युमुलेट हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सरे दिए हुए हैं, एक आपका नॉर्मल एक्सरे है, ये देखो ये आपका हार्ट है। तो ये जो है ये जो शेडो है ये किसका शेडो है? ये हार्ट का शेडो है। ये दिल है जो आपके सीने में मौजूद है। इसी तरह दोनों साइडों पे डायफ्राम है। देखो ये डायफ्राम इस साइड पे और ये डायफ्राम इस साइड पे। तो एक साइड वाला जो डायफ्राम है उसको हम हेमी डायफ्राम यानी आधा डायफ्राम कहते हैं, क्योंकि आधा डायफ्राम लेफ्ट साइड पे है और आधा डायफ्राम राइट साइड पे है। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. अब ये जो जगह है ये जो एंगल है, ये एंगल अगर इसको बड़ा कर दें, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल, ये जो एंगल बनता है ना ये वाला, इस एंगल को हम कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कौन सा एंगल? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इस तरह होता है कि आपको हार्ट का शेडो नजर आ रहा होता है, आपको दोनों साइडों पे डायफ्राम नजर आ रहे होते हैं, और दोनों साइडों पे कोस्टोफ्रेनिक एंगल आपको नजर आ रहा होता है। ये देखो ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल, तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ना ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। समझ आई?
यस सर। ये जो सर गोला ये है ये तो क्या है? ये जो गोला है ये क्या है? देखो, ये जो गोला है ना, ये ये क्या है? ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके डायफ्राम के नीचे स्टमक होती है ना, और स्टमक के यस अंदर गैस होती है। तो गैस जो है वो हमेशा ब्लैक नजर आती है एक्सरे पे, तो ये स्टमक गैस है। बहरहाल इस पे हम नहीं जाते। तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की आप लोगों को समझ आ गई। यस सर। यस सर। अब सर आओ अगर मान, जी जी, सर ये जो नॉर्मल आपने एक्सरे बताया, इसके नीचे जो लाइन है डायफ्राम वाली, जो हाँ कोस्टल एंगल के साथ से मीडियस्टेनम के साथ नजर आ रही है, हाँ, इसके अंदर भी कोई एबनॉर्मेलिटी हमें नजर आ सकती है कि नहीं आ सकती? वो फिर बात कहीं और निकल जाएगी डॉक्टर मुख्तियार। अच्छा। हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन मैं उस बातों, हमारा टॉपिक प्लूरल डिफ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ कि हम, ओके। हमारी वो जो है वो ना हो, बस आपको ये पता चल जाए कि ये वाला साइड का जो डायफ्राम है ये राइट हेमी डायफ्राम है, और इस साइड वाला जो डायफ्राम है ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम है, ठीक है। और दोनों साइडों पे कोस्टोफ्रेनिक एंगल नॉर्मली मौजूद होते हैं। अब देखो, ओके। जब किसी बंदे को माइल्ड प्लूरल डिफ्यूजन होती है, माइल्ड प्लूरल डिफ्यूजन कितनी थी? जब कितनी फ्लूइड जमा हो जाए प्लूरल कैविटी में, 200 to 250। 250 ml। अब क्या होगा? अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो माइल्ड प्लूरल डिफ्यूजन वाला एक्सरे है, मैं जरा इसको ना वो कर दूं, क्या आप लोगों को ये वाला एक्सरे नॉर्मल नजर आ रहा है? नो नो सर। सर, धुंध है। नहीं सर। कहाँ पे धुंधला है? क्या आपको क्या एबनॉर्मेलिटी है इसमें? यस सर सर। जो कोस्टल, सर जो राइट साइड पे जी नीचे है सर, नीचे सर। हाँ, राइट साइड, किस साइड पे? लेफ्ट साइड का सर सर। एंगल लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड साइड का पे। एंगल। लेफ्ट, देखो ये आपका लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है आपका, अच्छा ये ले जी लेफ्ट सर, है, लेफ्ट। ये राइट है। राइट समझ रहा तो लेफ्ट साइड पे क्या है? राइट साइड पे आपको कोस्टोफ्रेनिक एंगल नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्लूइड मौजूद नहीं है, कोई प्लूरल इफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो क्या आपको कोस्टोफ्रेनिक एंगल नजर आ रहा है? नो नो सर। सर। नहीं आ रहा। देखो, कोस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये व्हाइट है। ये व्हाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है, यहाँ पे फ्लूइड इफ्यूजन हो गई है। समझ आई या नहीं आई? आइए सर। तो ये माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन है। माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन में आपको कौन सा साइन नजर आता है? वैसे प्लूरल इफ्यूजन में मेनिस्कस साइन। अच्छा, अब जब हम मॉडरेट की तरफ जाते हैं तो ये देखो, लेफ्ट साइड वाला, ये आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। कौन से साइड पे है प्लूरल इफ्यूजन? राइट साइड। राइट साइड पे। राइट में है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो ये देखो हमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल नॉर्मली नजर आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे हमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल नजर नहीं आ रहा। तो ये आपका राइट साइड का, और ये इतना ऊपर तक चला गया है, तो ये मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन। और मैसिव प्लूरल इफ्यूजन, ये देखो, एक साइड के देखो, लेफ्ट साइड वाला जो है, लेफ्ट साइड में तो आपको कोस्टोफ्रेनिक एंगल नजर आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल है। राइट साइड पे सारे, तकरीबन सारे का सारा लंग पानी से भर गया है, लंग के इर्द गिर्द पानी भर गया है, तो ये मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। वाइट आउट लंग, यानी एक साइड का लंग तकरीबन पूरा सफेद दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। मेरे पाँव को जो है वो क्या कहते हैं, सो गया है मेरा पाँव। तो हम जाते हैं इसको मजीद आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमें ग्रेड समझ आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट। अब देखो, ये पेशेंट किस कंप्लेन के साथ है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सी बाई एफ। ये मरीज आपको क्या कहता है? देखो, जब लंग्स के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाए तो क्या ये बंदा सांस ले सकता है? नो सर। देखो, सांस जब आप अंदर लेके जाते हो तो किस में जाती है? लंग्स में जाती है ना। और लंग्स क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी खाली होती है नॉर्मली। लेकिन अगर प्लूरल कैविटी के अंदर पानी आ जाए,
तो आप जब सांस अंदर लेके जाओगे, सांस जब लंग्स में जाएगी तो क्या लंग एक्सपेंड हो सकेंगे, खुल सकेंगे? No, sir. क्योंकि sir. इसके इर्द गिर्द तो पानी जमा हो गया है, तो ये नहीं हो सकेंगे। इसलिए सांस लेने में मसला होगा। ये बंदा डेफनिया इसको होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इस तरह जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश। दूसरा, जब देखो जब यहाँ पे आपके फ्लूइड जमा होगी, देखो इधर चला जाओ, जब फ्लूइड जमा होगा तो आपको क्या लगता है कि ये मैं यहाँ पे ड्रा कर दे, देखो ये आपका लेट्स सपोज लंग्स है ना, ठीक है, और ये लंग्स के इर्द गिर्द लेट्स सपोज ये विसरल फ्लूइड आता और ये पेराइटल फ्लूइड आता, और अब यहाँ पे दरमियान में जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड जमा हो गया। अब देखो ये फ्लूइड इन लंग्स को इरिटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर जी। तो करेगा सर। लंग्स के इरिटेशन की वजह से बंदे को खांसी ड्राई कफ। दूसरा, ये फ्लूइड जो है ये विसरल सर एक फ्लूइरा और पेराइटल फ्लूइरा को स्टिमुलेट या इरिटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर जी। करेगा सर। इसलिए इस बंदे को प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगी। समझ आ गई? तो क्लिनिकल फीचर में ये वही क्लिनिकल फीचर है जिसके साथ कौन आया था, न्यूमोथोरैक्स वाला आया था। न्यूमोथोरैक्स में भी प्लूरल कैविटी के अंदर ईयर जमा हो गई थी, इसलिए लंग्स सही एक्सपेंड नहीं हो रहे थे, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, ड्राई कफ थी, प्लूरिटिक चेस्ट पेन थी। अब आप स्टेथोस्कोप लोगे, मरीज का एग्जामिनेशन करोगे, तो जब मरीज का एग्जामिनेशन करोगे तो क्या ख्याल है आपका, जब यहाँ पे ये सारे का सारा फ्लूइड जमा हो जाए तो यहाँ पे लंग्स कोलैप्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। जब लंग्स कोलैप्स होंगे तो यहाँ पे ईयर जो है वो कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आएगी, क्योंकि ये जगह तो कोलैप्स हो गई है, बाहर से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो अब इसमें कम ईयर आएगी। जब कम ईयर आएगी तो स्टेथोस्कोप पे आपको ब्रेथ साउंड कम सुनाई देंगे या ज्यादा सुनाई देंगे? कम सुनेगी। कम सुनाई देंगे, तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड अस्कल्टेशन। दूसरा, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ईयर जमा हो जाए या प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड जमा हो जाए तो वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमाइटस दोनों काम हो जाएगी। समझाया था ना? यस सर। देखो ये नॉर्मल बंदे के लंग्स हैं, लेट सपोज ये नॉर्मल बंदे का विसरल फ्लोरा है, ये पेराइटल फ्लोरा है, और ये लेट सपोज चेस्ट वाल है। अब देखो ये दूसरा बंदा मैं ड्रा कर रहा हूं, ये जो है आपके पास ये वो बंदा है जिसके इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी के अंदर ईयर जमा हो गई। अब देखो जब प्लूरल कैविटी के अंदर इर्द गिर्द ईयर जमा होगी इस बंदे के, ये जब सॉरी फ्लूइड जब जमा होगा तो फ्लूइड जमा होने की वजह से वो जो ऊपर ये बंदा बोलता था और वोकल कार्ड से आवाज प्रोड्यूस होती थी, वोकल कार्ड से, और वो जो फिर वाइब्रेट करके नीचे आती थी, कौन से वाले के चेस्ट तक इजीली आवाज पहुंचेगी, नॉर्मल वाले के या जिस बंदे की प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड जमा हो जाए? नॉर्मल। 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 लेकिन जिस बंदे के प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड या ईयर जमा हो जाए तो जो वाइब्रेशन है वोकल कार्ड वाली वो चेस्ट की दीवार तक सही नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेथोस्कोप पे भी आपको कम सुनाई देगी और आपको महसूस भी कम होगी परकशन पे, तो हम कहते हैं वोकल फ्रेमाइटस और वोकल रेजोनेंस कम हो गई। तीसरा, जब आप इस बंदे की परकशन करोगे, परकशन किसे कहते हैं, आप इस बंदे के चेस्ट के ऊपर इस तरह एक हाथ रखोगे और दूसरे हाथ से उसको टैप करोगे, उंगली से मारोगे, तो एक खास किस्म की आवाज सुनाई देगी। ये आवाज कौन सी आवाज होगी? स्टोनी डल होगी, स्टोनी डल ऑन परकशन। याद रखो न्यूमोथोरैक्स में क्या थी परकशन? क्या हाइपर थी? कल मैंने पढ़ाया था, हाइपर रेजोनेंस थी। हाइपर रेजोनेंस। ये देखो जो परकशन नोट है ये रेजोनेंट सॉरी हाइपर रेजोनेंट किस में होता है? न्यूमोथोरैक्स में। और ये स्टोनिडल किस में होता है? प्लूरल इफ्यूजन में और हीमोथोरैक्स में। तो प्लूरल इफ्यूजन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो परकशन नोट होगी, यदि यहाँ पे टैप करने से जो आपको आवाज सुनाई देगी, आपको होगी कि ये स्टोनी डल आवाज है। नोट जो है वो स्टोनी डल है।
तो जब आप प्लूरल डिफ्यूजन वाले बंदे की परकशन करोगे तो स्टोनी डल होगी परकशन। ये जो क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, प्लूरल डिफ्यूजन की बात हो रही है या हीमोथोरैक्स की बात। तो हीमोथोरैक्स मीन अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड जमा होता है, सही है, तो वो हीमोथोरैक्स हो। बाहर समझ आ गई? यस सर। अब देखो, ये पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, खांसी भी आ रही है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन भी है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन तो उसको नहीं पता होगा ना, वो आपको अपनी जबान में क्या कहेगा कि कैसी दर्द हो रही है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन किसे कहते हैं? सीने में दर्द। सांस छाती के लेने के साथ, तो पे सांस ले सांस तो ये लेने का। दर्द है। डॉक्टर साहब जब मैं सांस लेता हूं तो दर्द होती है, लेकिन अगर सांस रोक लूं तो दर्द नहीं होती। सांस लेने के साथ क्यों दर्द होती है? क्योंकि जब आप सांस अंदर लेके जाते हो तो आपका लंग एक्सपैंड होता है और पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लगते हैं। तो अगर ये ऑलरेडी इरिटेटेड हो तो आपको दर्द होगी। हाँ, इस तरह प्लूरल डिफ्यूजन में ये इरिटेटेड होते हैं, तो ये बंदा जब अंदर सांस लेगा लंग्स एक्सपेंड होंगे, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से पेन होगी सांस लेने पे। इसको प्लूरिटिक चेस्ट पेन कहते हैं। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन थी, आपने इसको बिठाया कुर्सी पे, स्टेथोस्कोप लगाया तो आपको पता चला कि आपको आवाजें, जो ब्रेथ साउंड है वो कम सुनाई दे रही हैं, आपको वोकल रेजोनेंस और वोकल ट्रेमाइटस कम है। आपने परकशन की तो जो आवाज आ रही थी वो स्टोनी डल थी। अब आपको शक होगा कि ये क्या हो सकता है, प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है। देखो, यहां तक अभी तक जो चीज हम पढ़ रहे हैं, न्यूमोथोरैक्स से कौन इसको जुदा कर रहा है प्लूरल डिफ्यूजन को? ये स्टोनी डल स्टोनी स्टोनी डल परकशन। देखो, जो जो न्यूमोथोरैक्स था उसमें परकशन का नोट क्या था? हाइपर रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंस था, यहाँ पे स्टोनी डल है। बाकी न्यूमोथोरैक्स में प्रोग्रेसिव डेस्निया और ड्राई कफ और फ्लोरेटिक चेस्ट पेन और डिक्रीज ब्रेथ चेन और वोकल ट्रेमाइटस और वोकल रेजोनेंस थी इसमें भी। क्योंकि दोनों में क्या हो गया है, प्लूरल कैविटी के अंदर चीज जमा हो गई है। न्यूमोथोरैक्स में कौन सी चीज थी? ईयर थी। प्लूरल डिफ्यूजन में कौन सी चीज है? फ्लूइड। तो फर्क क्या है? स्टोन डल होगी परकशन की प्लूरल डिफ्यूजन, और वो जो न्यूमोथोरैक्स था वो हाइपर रेजोनेंस। अब आप क्या करवाओगे? चेस्ट एक्सरे। बेस्ट, अगर वो आपसे पूछे कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो चेस्ट एक्सरे करवाओगे, पीएबी। ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर वो क्वेश्चन करे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मिनिमल प्लूरल डिफ्यूजन, अगर आप लोगों पर एक्सरे देखो, मैंने आप लोगों को जो एक्सरे दिए थे ये किस किस चीज के एक्सरे थे? नॉर्मल चेस्ट एक्सरे था, फिर माइल्ड प्लूरल डिफ्यूजन था, फिर मॉडरेट था, फिर मैसिव था। क्या इसमें मैंने मिनिमल प्लूरल डिफ्यूजन वाला एक्सरे दिया है? नहीं सर। नहीं दिया। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मिनिमल प्लूरल डिफ्यूजन होती है इसमें फ्लूइड इतना कम होता है, लेस देन 200 ml होता है, कि वो एक्सरे पे नजर नहीं आता। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? चेस्ट एक्सरे नहीं है बल्कि सीटी स्कैन है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मिनिमल प्लूरल डिफ्यूजन इज द सीटी CT scan. चेस्ट। सीटी चेस्ट के बाद अल्ट्रासाउंड चेस्ट। ठीक है। यस सर। तो पेशेंट का चेस्ट अल्ट्रासाउंड ही ट्रैक करवा लें तो क्या ये ठीक रहेगा कि नहीं? ये वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर मुख्तार। वजह इसकी ये है कि हम चेस्ट अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कर, सीटी चेस्ट में माइनर डिटेल्स हमें नजर आ जाती है, अल्ट्रासाउंड पे भी नजर आ जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड डिपेंड करता है बंदे पे कि अल्ट्रासाउंड करने वाला बंदा किस तरह का अल्ट्रासाउंड कर रहा है। क्या वो हर जगह देख रहा है या नहीं देख रहा, क्या वो टेक्नीशियन है या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है। जबकि सीटी चेस्ट में तो सारा काम मशीन करती है, आपने मशीन के साथ लेटना है मशीन के अंदर और वो आपका इमेज ले लेती है। तो इसलिए सीटी चेस्ट में कोई चीज मिस नहीं हो सकती। अल्ट्रासाउंड चेस्ट में मिस हो सकती है अगर करने वाला, अल्ट्रासाउंड करने वाला बंदा गलती कर ले। ओके सर। अच्छा, अब देखें, यहां तक जो चीज मैंने समझाई आप लोगों को ये समझ आई है? यस सर। अब देखो, हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि लेट सपोज एक बंदा है उसको प्लूरल डिफ्यूजन हुई है और जो फ्लूइड जमा हुआ है प्लूरल कैविटी के अंदर वो 50 ml है, तो ये क्या हमें ये चेस्ट एक्सरे पे नजर आ सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल नजर आ सकता है, लेकिन अगर ये बंदा चेस्ट एक्सरे इसकी ऐसी पोजीशन में हो कि ये साइड पे लेटा हुआ हो,
यानी चेस्ट एक्सरे इन लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन, ये 50 ml तक फ्लूइड को डिटेक्ट कर सकता है अगर बंदा सीधा साइड पे लेटा हुआ और उसका चेस्ट एक्सरे कर दिया जाए। अब देखो, अगर चेस्ट एक्सरे कर दिया जाए खड़े होके, लेकिन बंदे को साइड पे ठहराया हुआ, यानी साइड से आपने एक्सरे लिया और बंदे को आपने क्या किया हुआ था, खड़ा सर किया हुआ। हुआ था, खड़ा हुआ तो था। ये 100 ml तक फ्लूइड को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर आप सामने से एक्सरे करो, फ्रंटल व्यू लो खड़े होके, ये दोनों अपराइट है, एक है अपराइट व्यू बंदा खड़ा है लेकिन लेटरल व्यू साइड से, और एक है फ्रंटल व्यू सामने से, तो ये 200 ml तक डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, ऊपर जो आप परकशन के जरिए से आपको फ्लूइड का पता चल गया था, वो जो स्टोनी डल परकशन थी, उसके लिए कितना फ्लूइड मौजूद होना चाहिए, 300 ml। यानी प्लूरल कैविटी के अंदर अगर 300 ml फ्लूइड होगा, तब जाके जब आप परकशन करोगे तो ये स्टोनी डल होगी। यानी क्लिनिकल मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर क्लिनिकल डिटेक्शन थ्रू परकशन इज इक्वल टू 300। यानी अगर किसी बंदे के प्लूरल कैविटी के अंदर 100 ml फ्लूइड हो, तो क्या परकशन पे मुझे ये पता चल सकता है? नो सर। नो, इसके लिए कम से कम 300 ml फ्लूइड अगर होगा तो परकशन पे पता चलेगा। इसके बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड नीडेड फॉर ओब्लाइटेशन ऑफ हेमी डायाफ्राम, यानी इतना फ्लूइड कि हेमी डायाफ्राम सारे का सारा इसके अंदर छुप जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो हेमी डायाफ्राम आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो, यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है, इस साइड पे हेमी डायाफ्राम नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आपकी साइड पे डायाफ्राम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। डायाफ्राम तो इधर है, हेमी डायाफ्राम तो इधर है, जो कि छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह इधर भी नजर नहीं आ रहा। तो कम से कम कितना फ्लूइड होगा तब जाके एक साइड का डायाफ्राम यानी हेमी डायाफ्राम सारे का सारा गुम हो जाएगा, ओब्लाइटेट हो जाएगा? 500 ml। ये चीज क्लियर हो गई। यस सर। अब ये जो बॉक्स में मैंने इसको बंद किया हुआ है ना, ये आप लोग सिर्फ रीड करो, याद ना करो, क्योंकि ये आपके एनएलई के लेवल की चीजें नहीं है। अगर आपको याद हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा। ये एफसीपीएस जो कर रहे होते हैं उन लोगों को भी नहीं आती। अगर आपको आती है सोने पे सुहागा, लेकिन ये जरूरी नहीं। यहाँ तक आप लोगों को सारा समझ में आ गया? यस सर। यस। टाइम कितना है? सर 5 मिनट रहते हैं। चले जी, हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। प्लूरल डिफ्यूजन क्यों हुई? ये प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड क्यों जमा हुआ? इसलिए जमा हुआ क्योंकि पेराइटल प्लूरा की जो कैपिलरीज हैं वहां से फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही थी, वहां से फ्लूइड ज्यादा आ रहा था। एक्सेस अल्ट्रा फिल्ट्रेट कमिंग फ्रॉम द पेराइटल प्लूरा कैपिलरी, ये क्यों हुआ? व्हाट कॉजेज एक्सेस फिल्ट्रेशन थ्रू द कैपिलरीज? समझ आ रही है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ? यस यस सर। सर। क्यों कैपिलरी से ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रही है, ज्यादा फ्लूइड लीक हो रहा है इनटू द प्लूरल कैविटी? इसकी दो वजूहत हो सकती है। एक वजह कि कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक और अनकाटिक प्रेशर होता है, अगर वो मिसमैच हो जाए। दूसरा, अगर ये प्लूरा इरिटेट हो। मैं ऊपर जाता हूँ, मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दी थी, मैं वहां जाके आपको समझाऊंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। जब टाइम भी कम है, देखो ये जो कैपिलरीज हैं, लेट सपोज मैं इस एक कैपिलरी को साइड पे करता हूँ, ठीक है? ये एक कैपिलरी, ठीक है? अब याद रखो, इस कैपिलरी के अंदर दो फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक एक प्रेशर, दो प्रेशर मौजूद होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड को बाहर निकालना चाहता है, और एक होता है अनकाटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड को बाहर नहीं निकालना चाहता, बल्कि फ्लूइड को ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर रखना चाहता है। समझ आई या नहीं आई? सर आइए। हाँ ये। हर इंसान के ब्लड वेसल में, कैपिलरीज में दो फोर्सेस, दो प्रेशर मौजूद होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड को बाहर लीक आउट करवाना चाहता है। एक होता है अनकाटिक प्रेशर, जो कि फ्लूइड को ब्लड वेसल के अंदर लेके लाना चाहता है। इन दोनों का दोनों मैच होता है। नॉर्मल इंसान में ये मैच होते हैं, लेकिन अगर ये मिसमैच हो जाए तो ज्यादा फ्लूइड बाहर लीक होगा। तो
आपके प्लूरल इफ्यूजन में यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि मिसमैच बिटवीन हाइड्रोस्टेटिक एंड अनकाटिक प्रेशर, अगर ये मिसमैच हो जाए तो कैपिलरी से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा और ज्यादा फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर जमा हो जाएगा, ये प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी क्या वजह हो सकती है? इरिटेशन ऑफ द प्लूरा ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर। तो जब आप कैपिलरीज को इरिटेट करोगे, प्लूरा की दीवारों के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनको अगर आप इरिटेट करोगे, जैसे अगर उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, तो जो कैपिलरीज हैं वो इरिटेट होंगी और इरिटेशन की वजह से उनकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी और परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो लीक क्या होगा? फ्लूइड। ज्यादा होगा। ज्यादा लीक होगा तो फिर ज्यादा फ्लूइड जमा होगा प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी। तो प्लूरल इफ्यूजन की दो काजेज थी मेन, कि मिसमैच हो जाए अगर हाइड्रोस्टेटिक और अनकाटिक प्रेशर में। दूसरी वजह क्या थी? अगर फ्लूरा की दीवारों में जो कैपिलरीज हैं वो इरिटेट हो जाए, जैसे इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर वगैरह, वो इनको इरिटेट करती है। जब इरिटेट होती है तो उनकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वहां से ज्यादा फ्लूइड लीक होता है। समझ आई? यस सर। तो इस बेस पे प्लूरल इफ्यूजन की दो टाइप, एक है एक्सोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन और दूसरा है ट्रांसोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इस पे हम कल बात करेंगे और कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को